दोस्तों, कोरोना जो इस समय महामारी फैली हुई है पूरे वर्ल्ड में, आज उसके बारे में कुछ रोचक तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर पंकज सिंह, डायरेक्टर निम्स यूनिवर्सिटी, आई एम वर्किंग एज ए न्यूरोसर्जन। आज देखने में आता है कि इस महामारी के बारे में नेट पे, यूट्यूब पे और जो सोशल मीडिया है उस पर तरह तरह की भ्रांतियाँ लोगों ने फैला दी हैं। उसमें से कुछ सच्चाई होती है और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि झूठ हैं। तो एज ए लिटरेट पर्सन, एज ए लीडिंग डॉक्टर, एज ए लीडिंग प्रैक्टिशनर, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम जो सही तथ्य हैं उनको सामने लाएं और जो भ्रांतियां हैं उनको हटाएं। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं कि कोरोना वायरस है क्या। कोई बहुत नई चीज़ नहीं है कि जो दुनिया में आई पहली बार। कोरोना वायरस मेरे ख्याल से सदियों से रहा होगा। एक वायरस की फैमिली है, जिस वायरस की फैमिली में कई तरह के वायरस होते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा स्वाइन फ्लू का और सार्स का, ये उसी फैमिली का वायरस है। अब इस वायरस में नया क्या है? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। नया इसमें यह है कि इस वायरस में एक म्यूटेशन हो गया। तो वायरस जो होते हैं अक्सर क्या होता है कि उनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, वो अपने को जेनेटिकली चेंज कर लेते हैं। और जब जेनेटिकली चेंज करते हैं वायरस, तो उसके बाद उनका जो ट्रीटमेंट होता है मुश्किल हो जाता है। तो एक नई डिजीज़ की तरह वो प्रेजेंट करने लगते हैं। ये घटना घटी हुआन में। हुआन में ये वायरस, जैसा कि लोग कहते हैं कि शायद लैब्स में सिंथेसाइज किया गया था, नया वायरस बनाया गया था, और जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, उसके माध्यम से ये वायरस ह्यूमन बींग्स में आया। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये वायरस मैन मेड वायरस है। काफ़ी हद तक इसके प्रूफ्स हमारे पास आ चुके हैं, वर्ल्ड में देखा गया है, WHO ने भी कंफर्म किया है, एंड USA की जो CDC है, सेंट्रल डिजीज़ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी कंफर्म ये चीज़ कर दी है। सेकंड क्या है कि अब हम देखते हैं कि इसमें इतना बड़ा पैनिक क्यों है, इतनी बड़ी एक जो है दहशत की स्थिति क्यों बन गई है पूरी दुनिया के अंदर। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत ही संक्रामक बीमारी है। ये बात तो तय है कि ये बीमारी बहुत तेज़ फैलती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके बारे में हमें जाननी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये इस बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या हैं। सबसे जो इसका प्रमुख लक्षण है वो है खांसी, तो सूखी खांसी, ड्राई कफ जब होता है तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। दूसरा फीवर, और तीसरा बॉडी पेन। तो पूरी बॉडी में पेन होगा। एक तरह से वायरल, जो भी वायरल इलनेस होती है, अगर कभी आपको कोई भी वायरल इलनेस हुई है, जैसे आपने देखा होगा कि वायरल फीवर हो गया, बच्चों को, बड़ों को हो जाता है घर में, तो उस वायरल फीवर के जो भी लक्षण होते हैं वो सारे के सारे लक्षण इसके अंदर मिलते हैं। उसमें एक चीज़ नहीं है कि जो ड्राई कफ होती है वो इसके अंदर थोड़ी नहीं होती है। तो पहली चीज़ तो ये। सेकंड क्या है कि ये बीमारी इतनी लीथल, इतनी जो है एक तरह से इतनी खतरनाक क्यों है? खतरनाक ये है क्योंकि ये वायरस, नया वायरस बना, तो उसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छे से अवेलेबल नहीं है। हालांकि देखा जाए तो जितनी भी वायरस इलनेसेस होती हैं, जो वायरस से उत्पन्न होने वाली जो भी बीमारी हैं, उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कारगर तरीके से एलोपैथी में अवेलेबल है भी नहीं। तो जितनी भी एंटीवायरल जो मेडिसिन होती हैं वो वायरस के अगेंस्ट बहुत अच्छे से काम नहीं करती हैं। ये वायरस की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन कोरोना वायरस क्योंकि बिल्कुल नया है, कोरोना वायरस जिसे कि हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, दैट इज़ नोवल कोरोना वायरस, एकदम नया वायरस है, तो उसके लिए अच्छे से कारागार से एंटीवायरल मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी तो ट्रीटमेंट इसका क्या किया जाए? ट्रीटमेंट हम इसका दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट तो क्या है कि हम जो सिम्टोमेटिक है, यानी कि अगर बुखार आ रहा है तो बुखार के लिए हम एंटीपायरेटिक, बुखार उतारने की दवाई दे सकते हैं, खांसी के लिए खांसी की दवाई दे सकते हैं, और जो शरीर में दर्द है उसके लिए हम लोग जो है पेन किलर्स दे सकते हैं। और साथ साथ क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है कि अपने को हमें हाइड्रेट रखना है, यानी कि पानी बहुत पिएं और जो तरल पदार्थ का लगातार सेवन करते रहें। रेस्ट लें और बाहर ना निकलें। जैसे ही आपको लगता है कि कोरोना के लक्षण आए हैं, तुरंत के तुरंत आप अपने को क्वारंटाइन करें। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेकंड चीज़ ये सोचने वाली है कि ये इस बीमारी में क्या इफ़ेक्ट है इंडिया पे इसका, और वर्ल्ड में क्या इफ़ेक्ट है। तो इसका इफ़ेक्ट हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट इसका पड़ रहा है लोगों की सेहत पे, लोगों की जो एक तरह से जान का खतरा आ गया है, जो लक्षण उसमें आ रहे हैं, वो सारी चीज़ हैं। तो उसमें ये चीज़ देखने वाली दोस्तों कि ये जो लक्षण है हमारे, इनसे पैनिक ज़्यादा है, और असल जो सच्चाई में ये बीमारी उतनी ख़तरनाक नहीं है जितनी हम लोग समझ रहे हैं।
मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि बीमारी खतरनाक नहीं है, लेकिन ये बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। अब हम आंकड़ों को देखते हैं। अगर आंकड़ों को देखते हैं हम लोग, तो वर्ल्ड में आज की डेट में लगभग 1 करोड़ 20 लाख कोरोना के कंफर्म पॉजिटिव केसेस हैं एज ऑफ टुडे। 1 करोड़ 20 लाख केसेस के अंदर लगभग 5.5 लाख डेथ्स हुई हैं वर्ल्ड में। तो अगर हम देखते हैं तो दैट कम्स अराउंड 4.5% की एक मॉर्टेलिटी रेट इसकी वर्ल्ड में निकल के आती है, यानी कि 4.5% जो है लोग इससे मर रहे हैं वर्ल्ड में। सो दैट इज़ वन फिगर। अगर आप इन फिगर्स को, इन जो आंकड़े हैं, इनको हिंदुस्तान से कंपेयर करते हैं तो इंडिया में आज की डेट में लगभग 8 लाख केसेस डायग्नोस हो गए हैं और उन 8 लाख केसेस के अंदर 21,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 21,000 लोग अगर हम देखते हैं तो ये परसेंटेज इंडिया के हिसाब से आज की डेट में 2.61% निकल के आती है। तो 2.61% की डेथ रेट कोरोना के में कही जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा एक रोचक तथ्य जो आपको याद रखना वो ये है कि जो 8 लाख की फिगर है, 8 लाख केसेस पॉजिटिव हुए, क्या ये फिगर सही है? ये हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान जैसे कंट्री के अंदर जो टेस्ट की फैसिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है, तो हम लोग टेस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप अपने आसपास नज़र घुमा के देखेंगे, अपने साथियों में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, कलीग्स में, तो मैं समझता हूँ कि 90% लोगों का तो टेस्ट ही नहीं हुआ। हिंदुस्तान में इस समय लगभग 138 करोड़ की आबादी है और जो एक वर्ल्ड का एक नॉर्मल फिगर है उसके हिसाब से हम देखते हैं तो अगर रफली 10% पॉपुलेशन इंडिया की अफेक्ट हो सकती है, कोरोना वायरस में एक्सपोज हो सकती है, तो रफली हमारे पास 13 करोड़ के आसपास पेशेंट हो सकते हैं पॉजिटिव कोरोना के। तो अगर हम मानते हैं कि 13 करोड़ पेशेंट पॉजिटिव हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम इसकी मॉर्टेलिटी रेट देखेंगे तो मॉर्टेलिटी रेट घट के 0.016% से भी कम हो जाएगी। तो एक ऐसी बीमारी कि जिसकी मॉर्टेलिटी रेट डेफिनेटली लेस देन 1% है, जिसकी मृत्यु दर लेस देन 1% है, और अगर इसको हम कंपेयर करते हैं बाकी बीमारियों से, क्योंकि कोरोना से पहले, कोरोना के समय में और कोरोना के बाद भी बीमारियाँ तो हमेशा चलती रही हैं और चलती रहेंगी। अब देखते हैं कौन कौन सी नॉर्मल बीमारियाँ होती हैं। अगर आप मानते हैं कि एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट डिजीज़ जैसे एक बीमारी है और साथ में स्ट्रोक जैसे कहते हैं कि हम फालिश मार गई, तो जो ब्रेन में हेमरेज हो जाती है, अगर उस ग्रुप को हम ले लेते हैं तो उसकी जो केस फैटेलिटी रेट यानी कि उसमें डेथ रेट है लगभग 31% to 32% लोग उसमें जिंदा नहीं बचते हैं अगर बीमारी अपने आप में जो है सीवियरिटी पे आती है। तो फिर कंपेयर करते हैं इसको हम बाकी कॉजेज़ क्या हैं डेथ के। कैंसर जैसे एक बहुत जाना माना कॉज है हिंदुस्तान में या वर्ल्ड ओवर। कैंसर से लगभग 16 से 17% लोग पर एनम मरते हैं आप इंडिया में भी और वर्ल्ड ओवर। तीसरा कॉज अगर हम देखते हैं इसमें तो जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, रोड साइड एक्सीडेंट, लगभग 1.5 लाख लोग पर ईयर हिंदुस्तान में वो हैं जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, सड़क दुर्घटनाओं में, वाहन दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। फिर अगर आप कंपेयर करते हैं बहुत छोटे कॉजेज़ से, कि जैसे कि आपने सुना होगा डायरिया, जैसे उल्टी और दस्त, सुनने में कितना आसान सा लगता है। उल्टी और दस्त से लगभग 4.5 से 5% लोग इंडिया में मर जाते हैं पर ईयर। और कंपेयर करें इसको कोरोना की डेथ रेट से, जो कि अभी की फिगर्स, अभी के आंकड़ों के हिसाब से भी 2.61% है, और अगर डायग्नोसिस पूरी हो जाती है तो ये लेस देन 1% चली जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि डेथ के कॉजेज़ बहुत सारे हैं और कोरोना भी उसमें से एक है, और जो कि काफ़ी नीचे रैंक करता है। सच्चाई जो है वो हमें देखनी पड़ेगी। तो एक तरह से जो मेरी एक एडवाइस ये है कि कोरोना से बचाव करें। डेफिनेटली बीमारी है जिसको रोकना है हमें, लेकिन पैनिक ना करें, एक भय की स्थिति उत्पन्न ना करें। ऐसा नहीं है कि जो कोरोना है उसको हर इंसान वो मर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि जितने कोरोना में आज की डेट में अगर हमारे 8 लाख डायग्नोसिस हुई हैं तो लगभग 4.5 से 5 लाख लोग ऐसे हैं कि जो कोरोना से ठीक होकर घर चले गए हैं। तो यानी कि बचने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अब मरने वालों की संख्या बहुत कम। उसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप जाके कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से मिलें और कोरोना को घर लेके आएँ, लेकिन जैसे मैंने फिर से रिपीट करूँगा कि डरे नहीं। भय का जो एक वातावरण ख़ासतौर पे जो चैनल्स ने बनाया है, जो हमारे पत्रकार साथी हैं बहुत अच्छी मेहनत भी करते हैं और चैनल्स काफ़ी मेहनत से दिखाते हैं चीज़ें, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो एक वैज्ञानिक और एक जो मेडिकल तथ्य हैं उनको नहीं दिखा पाते हैं। तो ये सच्चाई देखनी बहुत ज़रूरी है कि कितने लोग मर रहे हैं, क्या डेथ रेट है हमारी और किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं। तो सच्चाई ये है दोस्तों कि कोरोना से जो डेथ रेट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है,
लेकिन अगर हम लोग कोरोना से इसी तरह से डरते रहे तो हिंदुस्तान एक गरीब देश है, एक विकसित, एक विकासशील देश है। तो विकासशील देश की अपने जो चैलेंजेस होते हैं कि एक ज़्यादातर यहाँ की जो आवाम है, जो यहाँ की जो एक जनता है, वो पर डे कमाती है और पर डे खाती है। तो आज कोरोना से जितने लोग मरे उससे ज़्यादा लोग, अगर हम लोग इस तरह से डरते रहे तो भुखमरी से, गरीबी से मरने लगेंगे। लोगों के रोज़गार छूट गए, फैमिलियाँ टूट गई और कई सारी चीज़ें, कई फैमिली बर्बाद होने की कगार पे आ गई। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि कोरोना को से हमें बचना है, लेकिन साथ साथ भय और पैनिक का माहौल नहीं क्रिएट करना। तो वी नीड टू रिमेंबर दिस वेरी वेरी वेल। अब ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है कि जो बचाव कर सकती हैं। पहली चीज़ जो सबसे पहले आपके दिमाग में आती है वो आती है मास्क। आपने देखा होगा, मैंने भी मास्क नहीं पहना। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं कहता हूँ कि मास्क मत पहनो। अभी मैं बैठा हूँ, अकेला हूँ, यहाँ पे बाइट दे रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस समय मास्क की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब भी मैं किसी पब्लिक प्लेस पे जाता हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को देखता हूँ, तो आई ऑलवेज़ वियर मास्क। मास्क से कुछ प्रोटेक्शन होता है। सेकेंड चीज़ क्या है? हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरोना आपके हैंड्स पे आता है वायरस, और जब आप उसको अपने फेस के पास लेके जाते हैं, बार बार अपने फेस को टच करते हैं, तो कोरोना स्प्रेड होता है। तो जैसे ही आप कभी किसी नए व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो पहली चीज़ तो हाथ बिल्कुल ना मिलाएं, नमस्कार करें और डिस्टेंस मेंटेन रखें। तो जब कांटेक्ट आप नहीं करेंगे तो कोरोना आने के चांसेस कम होंगे, कोरोना वायरस के। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आता भी है कोरोना आपके हाथ में तो हैंड वॉश करें, प्रॉपर हैंड वॉश करें सोप से एंड वाटर से। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट है सोशल डिस्टेंसिंग। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है? एक तरह से सामाजिक दूरी, कम से कम अपने और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच में 6 से 8 फीट का डिस्टेंस रखें। उससे क्या होगा कि कोरोना की जो बेसिकली एक डिस्टेंस है जहाँ तक कोरोना ट्रैवल कर सकता है, कोरोना वायरस, वो थोड़ी कम हो जाती है। हो सके तो बाहर कम निकलें, जितनी भीड़ भाड़ और जितने जो नए इस तरह के वातावरण है उसको अवॉइड करें, लेकिन अगर आवश्यक है तो जाएं। और साथ साथ किसी भी तरह का फंक्शन, फैमिली में गैदरिंग अवॉइड करें, पॉसिबल हो तो उसको कंप्यूटर के माध्यम से करें। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप सोशल डिस्टेंसिंग। अब कुछ ऐसी अफवाहें हैं, कुछ भ्रांतियां हैं जो कोरोना वायरस के बारे में फैली हुई हैं, जिनके बारे में बताना चाहता हूं कि वैज्ञानिक रूप से क्या तथ्य हैं। तो पहली चीज़ तो कोरोना वायरस के बारे में कि क्या कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है, कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। फिर से मैं इस चीज़ को एम्फेसाइज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे कि कोरोना वायरस का इलाज कुछ है या नहीं, लेकिन जैसे कि 8 लाख केसेस जो डायग्नोस हुए उसके अंदर से लगभग 4.5-5 लाख केसेस तो सही होकर घर चले गए। तो कोरोना वायरस का आप इलाज करें ना करें, लगभग मोर देन 50%, 60% केसेस अपने आप सही हो जा रहे हैं इंडिया में। वर्ल्ड ओवर जो नंबर ऑफ रिकवरी है वो दैट इज़ वेरी वेरी हाई। सेकंड क्या है कि जो कुछ मेडिसिन अवेलेबल है कोरोना वायरस के लिए, उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का नाम आपने सुना भी होगा, बहुत सारी इसके बारे में लोगों ने चर्चाएं भी की। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या है और किस तरह से प्रोडक्शन देती है, और इंडिया में क्या इसका फ्यूचर है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले देखना होगा हमें कि कोरोना वायरस जो है, इस वायरस का जो बनाया गया, इस वायरस को किस तरीके से इसको बनाया गया और किसने इस वायरस का निर्माण किया। वुहान में जो है लेबोरेटरी में इस वायरस को एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में शायद बनाया गया था, और इस वायरस की जो जीनोम एनालिसिस हुई, यानी कि जो जेनेटिक एनालिसिस हुई, इसकी 2 इंस्टीट्यूट में हुई वर्ल्ड में। एक तो जर्मनी में फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट में इसको एनालाइज किया गया, और दूसरा जो है पेरिस में फ्रांस के अंदर लुइस पास्चर वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के अंदर भी इसकी जीनोम एनालिसिस की गई। बड़े ही रोचक तथ्य उसमें निकल के आए कि इस वायरस के अंदर, कोरोना वायरस जो कोविड-19 वायरस है, नोवल कोरोना वायरस है, उसके अंदर 2 जीनोम मिले। कौन कौन से 2 जीनोम मिले? पहला जीनोम जो मिला इसके अंदर वो मिला HIV-2, यानी कि जो हमारा एड्स होता है, एड्स के 2 स्ट्रेन होते हैं। तो सेकेंड स्ट्रेन जो है एड्स का, वो इसमें डाला गया। और सबसे इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेन है जो कि होता है मलेरिया पैरासाइट, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उसका भी इसके अंदर जीनोम मिला। तो एक वायरस के अंदर इस तरह के 2 जीनोम जो कि अजीबोगरीब तरीके से पहुँचे, वो अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर किसी ने कोई छेड़खानी करी है। अब इस छेड़खानी के चलते हुए क्या होता है, हिंदुस्तान जैसे कंट्री को, यही एक ऐसी चीज़ है जिसने हिंदुस्तान जैसे कंट्री को बचा लिया। इंडिया में आप देखते हैं कि मलेरिया जो है, या जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं उनमें मलेरिया एक तरह से पैंडेमिक है,
यानी कि राउंड द ईयर मलेरिया लोगों को होता रहता है। उस मलेरिया के होने से या मच्छर के काटने से कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ आपके ह्यूमन के शरीर में, मानव शरीर में बन जाती हैं कि जो आपको आगे आने वाले समय में मलेरिया से बचाती हैं। तो जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ऐसे किसी व्यक्ति को होता है कि जिसको पहले मलेरिया की एंटीबॉडीज़ जिसके अंदर होती हैं, जैसे कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, उसके लिए उसकी जो एक सीवियरिटी है, भयावहता है, वो कम हो जाती है। तो ये चीज़ एक गॉड गिफ्टेड है जो कि हमें मिली ऊपर से, और उसकी वजह से हम लोग को काफ़ी प्रोटेक्शन कोरोना में मिला, और उसी के चलते हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को कहते हैं कि ये कुछ हद तक काम करती है कोरोना वायरस के अगेंस्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन अपने आप में काफ़ी एक डेंजरस, काफ़ी पॉइजनस एक मेडिसिन होती है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते हैं, और हार्ट अटैक्स तक रिपोर्ट हुए हैं इसकी वजह से, दिल का दौरा पड़ने से लोगों की मौत तक हो गई हैं। तो इसको लेने से पहले सावधानी बरतें। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान जिसको मन में आया उठा के उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन खा ली। तो पहले डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर की सलाह लें, कोरोना वायरस का अपना टेस्ट कराएं, तभी उसको आगे लें। कुछ वायरल ड्रग्स भी इसमें अभी आ गई हैं, लेकिन किसी भी एंटीवायरल ड्रग को जो FDA ने अप्रूव नहीं किया है, तो कोई क्लियर रिकमेंडेशन इसका नहीं है। कई सारी कॉकटेल थेरेपी लोग यूज़ करते हैं। और तीसरी जो एक लेटेस्ट थेरेपी इसकी अभी आई है वो है प्लाज्मा फेरेसिस या प्लाज्मा एक्सचेंज। तो प्लाज्मा एक्सचेंज क्या होता है कि जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस हो गया, सही हो गया, तो उसके ब्लड में से प्लाज्मा निकाल लेते हैं और फिर जो कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट हैं उनको दिया जाता है। तो ये कुछ नए ट्रीटमेंट इसके आ गए हैं जो कि इंडिया में भी अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं कुछ ट्रीटमेंट्स इसमें से, और कई अच्छे सेंटर्स पे चल रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता था। कुछ और रोचक तथ्य इसके बारे में लोगों को लगते हैं कि जैसे क्या मक्खी से कोरोना फैल सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। फ्लाइज कैन नॉट स्प्रेड कोरोना वायरस। कुछ लोग कहते हैं कि क्या गर्म पानी से, अच्छे गर्म पानी से नहाने से कोरोना के चांसेस कम हो जाते हैं, तो इसके बारे में भी कोई एविडेंस, कोई तथ्य नहीं मिला है वर्ल्ड में। तो इसका भी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है नहाने ना नहाने का। हाँ, हाथ धोने का ज़रूर है। फिर तीसरी चीज़ लोगों के दिमाग में आती है, कुछ लोग कहते हैं कि सब अल्कोहल से कोरोना वायरस मर जाता है, तो अल्कोहल लेने वाले को भी कोरोना होने के चांसेस कम रहते होंगे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी भ्रांति है। अल्कोहल बॉडी के अंदर जब जाता है तो उस तरीके से कोरोना के संपर्क में कभी नहीं आ पाता कि कोरोना वायरस से आपको ये प्रिवेंट कर सके। और इसके अलावा भी कई लोगों के दिमाग में भ्रांतियाँ रहती हैं। तो भ्रांतियों से बचें। अगर आपको कोई एक तथ्यात्मक जानकारी चाहिए, कोई इसमें कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो WHO की साइट है, उसमें जाके देखें, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और अपने डॉक्टर से बात करें, मिलें, और हमेशा कोशिश करें कि जो कोरोना को बचाने के जो तरीके हैं उनको अपनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार आपको आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोरोना से बचे रहेंगे, और अगर कोरोना हो भी जाता है किसी को तो घबराएं ना, पैनिक बटन ना दबाएं, डॉक्टर से बात करें और उसका सही उपचार लें। निदान संभव है, हो रहा है और चल रहा है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।